नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाएं, अपना आज हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित वीडियो नंबर 8 है। तो रेगुलर जो भी देख रहे हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं ताकि वीडियो मिस ना हो जाए। चलो फिर शुरू करते हैं। बाद में जो ऑफलाइन देखते हो तो वो इसको 2-4 मिनट आगे खिसका लें ताकि आपका टाइम है वो खराब ना हो सके, और जल्दी से जुड़ जाएं। और जो नए मित्र हैं कोई आ रहा है तो उनको अब बता दूं मैं कि ये पर्सन है वो पहले पूछे हुए पर्सन है जो सीटेट एमपीटेट वगैरह जो टेट के एग्जाम में होती है उनमें। चलो जल्दी से जुड़ जाओ, नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा आपके पास। चलो देखो, प्रश्न लेते हैं अपना। आज प्रश्न संख्या 301 है। प्रश्न संख्या 301। चलो आ गए, बनवारी लाल जी सेन आ गए हैं। चलो देखो, प्रश्न संख्या 301 है। प्रश्न है अपने सामने कि व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है। किसका विकास करना है? व्याकरण का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। पढ़ने के कौशल, बोलने के कौशल का, या लिखने के कौशल का, या उपरोक्त सभी कौशलों का। तो व्याकरण का मुख्य उद्देश्य जो कौशल बताए गए हैं उनमें किस कौशल का विकास करना होता है। प्रश्न संख्या 301। चलो बनवारी जी आज नए आए हैं, बनवारी जी शायद कुलदीप जी ने 4 ही आया है। हाँ, और पीके मीना कुमार जी बता रहे हैं 4 नंबर ऑप्शन। चलो देखो, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य यानी पढ़ने के का जो कौशल है उसका विकास करना होता है, बोलने के कौशल का भी विकास करना, कोई अशुद्धि वगैरह ना हो, और लिखने के कौशल में भी कोई अशुद्धि वगैरह ना हो। तो तीनों में काम में आता है व्याकरण। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि है। इनमें से व्याकरण शिक्षण की विधि आपको बतानी है। सिद्धांत विधि, आगमन विधि, या प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। तो इनमें से कौन सी विधि है जो व्याकरण शिक्षण की विधि है? चलो जल्दी से बता दो। अच्छा, बनवारी लाल जी कह रहे हैं कि हम बाद में देखते हैं। चलो ठीक है, जैसा भी आपको टाइम मिले उस टाइम में देख लिया करो। तो देखो, व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी है? सिद्धांत है, या आगमन है, या प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि है, या उपरोक्त सभी है? जल्दी से बता दें। सही उत्तर 302 का। 302 का उत्तर अभी तक नहीं पहुंचा है। चलो देखो क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4। सिद्धांत विधि भी होती है जो व्याकरण शिक्षण की होती है, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि ये भी है व्याकरण की, और आगमन विधि ये भी है। तो उपरोक्त सभी इसमें सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4। कुंभाराम जी, राजू जी, कुलदीप जी ये 2-2 बता रहे हैं। भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगला है मोतीलाल जी आ गए। चलो देखो, संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। कैसी होती है? शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना, या एक एवं दो, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो देखो क्या होता है इसका। संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। क्या होगा 303 में? 303 में जल्दी बताइए। संप्रेषण यानी बोलना,
बोलने से सम्मिलित हो गया। तो इसका सही होगा शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाएगा तभी जो संप्रेषण कौशल है, बोलने वाला जो कौशल है, उसका विकास अच्छी तरह से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 है। और व्याकरण की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला है लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। लेखन कौशल लिखने से संबंधित, तो उसमें व्याकरण का महत्व क्या है? वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, या विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करना, या कठिन शब्दों के प्रयोग समस्या का समाधान करना, या उपरोक्त सभी। तो लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। प्रश्न संख्या 304, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका? कि वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है, या विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान इसमें होता है व्याकरण में, या कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान भी इसके अंतर्गत होता है, या सभी है। देखो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व होता है। चलो अगला है गद्य साहित्य का क्षेत्र है। गद्य साहित्य का क्षेत्र है किस प्रकार का है? व्यापक है, या संकुचित है, या दोनों है, या कोई नहीं। तो गद्य साहित्य का जो क्षेत्र होता है वो किस प्रकार का होता है? व्यापक होता है, या बड़ा होता है, या संकुचित यानी छोटा होता है, या दोनों प्रकार से होता है, या कोई नहीं होता है। चलो जल्दी से बताएं प्रश्न संख्या 305 का। 305 का सही उत्तर आ रहा है, और सही उत्तर होगा इसका दिल खुशी ने बताया ऑप्शन नंबर 3। दोनों नहीं, देखो गद्य साहित्य का क्षेत्र होता है वो होता है बड़ा यानी व्यापक। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ठीक है जी, कुंभाराम जी, कुलदीप जी, एस ठाकुर, सीता जी, अरविंद जी। अरविंद जी 3 बता रहे हैं, ऐसा मत करो। चलो देखो अगला है एनसीएफ जोड़ दिया गया है। एनसीएफ में जोड़ दिया गया है, किस पर दिया गया है? यहाँ पर एफ है, ये आर हो गया है एफ। एनसीएफ ने जोर दिया है, किस पर दिया है? सैद्धांतिक शिक्षा पर, व्यवसायिक शिक्षा पर, या क्रिया आधारित शिक्षा पर, या उक्त सभी पर। एनसीएफ ने किस पर जोर दिया है? सैद्धांतिक शिक्षा पर, व्यवसायिक शिक्षा पर, या क्रिया आधारित शिक्षा पर। तो जल्दी से बताइए। लैपटॉप की भी बैटरी डाउन हो रही है, चलो इसको भी चार्ज लगा देते हैं साथ में ही। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका? चलो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, यानी सैद्धांतिक शिक्षा पर, व्यवसायिक शिक्षा पर, और क्रिया आधारित शिक्षा पर। ठीक है अगला है सतत समग्र मूल्यांकन में C1 ग्रेड मिलता है। कब मिलता है? जब 70 से 80 के बीच में हो नंबर, या 81 से 90 के बीच, या 61 से 70, या 51 से 60 के बीच। तो सतत जो समग्र मूल्यांकन होता है इसमें C1 ग्रेड मिलता है। किन नंबरों की श्रेणी में मिलता है C1 ग्रेड? प्रश्न संख्या 307। चलो बताओ जल्दी से। जल्दी से आप अपना ऑप्शन है वो बता दीजिए, मैं तब तक कुछ लिख देता हूं, आपका समय खराब ना हो। चलो क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। चलो आपने 4 चुन लिया है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। देखो A1 में जो आता है 91 से लेकर के 100 नंबर होते हैं, वहां तक कौन सी ग्रेड मिलती है? A1 मिलती है।
और 81 से लेकर 90 तक के A2 मिलती है, और B1 मिलती है 71 से लेकर के 80 तक, और B2 मिलती है 61 से लेकर के 70 तक, और C1 मिलती है 51 से लेकर के 60 के बीच में, और C2 मिलती है जो 41 से लेकर के 50 के बीच में। ठीक है, इसको याद रखना आप, ये पूछ लेगा इसको। अगला है कि सतत समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 को भ्रांकन दिया गया है, यानी जो समेटिव 2 है, समेटिव 2 इसको भ्रांकन दिया गया कितना, 20%, 10%, 40% या 60%, कितना दिया गया है जल्दी बताएं। SA2 का बताना आपको, SA2 का, और SA1 और SA3, इसमें भी 3 होते हैं, तो ध्यान में जो SA2 है उसमें कितना दिया गया है। चलो देखो क्या होता है इसका सही उत्तर। जी बिल्कुल, विजेंद्र सिंह जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, कपिल जी बता रहे हैं 3, एस ठाकुर बता रहे हैं 3, अजीत सिंह जी बता रहे हैं 4, तेजमल जी बता रहे हैं डी, प्रहलाद जी बता रहे हैं ए, फाकिर मोहम्मद जी बता रहे हैं 3। देखो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जो SA2 है इसमें होगा 40%, और जो SA है तो इसमें होगा 45%, और जो SA3 होता है इसमें होता है 15%। तो ध्यान में रखना है इनको, ठीक है, काम की चीजें हैं, कुछ फैक्ट वाली है। चलो अगला है, देखो निम्न में से गद्य की विधा नहीं है, कौन सी नहीं है गद्य की विधा, निबंध, कहानी, जीवनी या रचना, कौन सी नहीं है। 309 का बताएं जल्दी से। निम्न में से गद्य की विधा नहीं है, निबंध, कहानी, जीवनी या रचना, कौन सी नहीं है। चलो क्या आता है उत्तर जल्दी से। कुंभाराम जी का ऑप्शन नंबर 4 आ गया है, अरविंद जी का आ गया ऑप्शन नंबर 4, अजीत सिंह जी बता रहे हैं 3, अनीता राज जी बता रहे हैं रचना, सुखवीर यादव जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, विजेंद्र सिंह जी बता रहे हैं 4 नंबर ऑप्शन, फाकिर मोहम्मद जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, लाला राम जी बता रहे हैं 4। जी बिल्कुल रचना है, ये गद्य शिक्षण की विधा नहीं है, जबकि निबंध, कहानी और जीवनी ये क्या है, ये गद्य शिक्षण की विधा है। ठीक है जी। अगला है, देखो शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है, शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है, गहन अध्ययन, धूर्त अध्ययन, विस्तृत अध्ययन या कोई नहीं। तो शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ किस प्रकार का है, इसका गहन अध्ययन किया जाता है या धूर्त अध्ययन किया जाता है जल्दी जल्दी, या इसका विस्तृत अध्ययन होता है। देखो क्या होगा इसका, प्रश्न संख्या 310 का बताएं जल्दी से। चलो देखो क्या बता रहे हैं, कुमाराम जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, साबिर जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, और पाकिर मोहम्मद जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, अरविंद जाट जी बता रहे हैं 2 नंबर ऑप्शन, अनिता राजीव बता रहे हैं धूर्त, अजीत सिंह जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, तेजपाल जी बता रहे हैं सी, और प्रहलाद जी बता रहे हैं 100%, SA कितना है। अच्छा, और आगे कौन बता रहा है, वंदना 3 बता रहे हैं, विनोद कुमार जी 3 बता रहे हैं, राजू सिंह जी गुजर आ गए, नमस्कार। देखो इसका जो सही उत्तर है वो होगा शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है वो किस प्रकार का है, गहन अध्ययन का है। किस प्रकार का है, गहन अध्ययन का, मारो तुक्का, गहन अध्ययन का। ठीक है, विस्तृत अध्ययन बता रहे, किस प्रकार से बता रहे विस्तृत अध्ययन, गहन अध्ययन और धूर्त अध्ययन। चलो अगला देखो, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है, क्या है, साहित्यिक, व्यवहारिक या ए वो दो दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो 311, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है, साहित्यिक है या व्यवहारिक है या एक और दो दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं है।
चलो बताओ जल्दी से। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति आपको बतानी है, तो साहित्यिक होती है या व्यवहारिक होती है या दोनों होती है? चलो इसका कौन बताता है सही जल्दी से। चलो देखो, एस ठाकुर जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, रामविलास जी बता रहे हैं 3, राजू सिंह गुर्जर जी बता रहे हैं 3 ऑप्शन, सुखवीर जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, चलो कुमार राम जी बता रहे हैं 3 जी बिल्कुल। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है वो साहित्यिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है यही सही उत्तर इसका, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलो अब की बार तो तुक्का काम किया। निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है? निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की मुख्य विशेषता है? भाषा की शुद्धता, शब्दानुशासन, भाषा का शरीर विज्ञान या ये सभी? तो भाषा की शुद्धता है या शब्दानुशासन है या भाषा का शरीर विज्ञान है या ये सभी है? चलो जल्दी से बताओ। देखो अनीता राज पूछ रहे हैं कि मेथड के लिए हिंदी की कौन सी बुक बेस्ट है? देखो बुक तो सभी बेस्ट है, किस बुक का नाम ले, सभी अच्छी बुकें हैं। कोई लेखक थोड़ा ज्यादा दे देता है, थोड़ा कोई कम देता है, लेकिन सभी बेस्ट होती है। चलो भैरूलाल जी भील आ गए हैं भीलवाड़ा से। चलो देखो इसका क्या होगा 312 का। 312 का उत्तर होगा, भैरून जी कह रहे हैं हमारा भी नाम लीजिए। चलो इसका सही उत्तर बताना आपको, और सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। व्याकरण की मुख्य विशेषता क्या है? भाषा की शुद्धता, भाषा की शुद्धता लाना भी व्याकरण की मुख्य विशेषता है। शब्दानुशासन, भाषा का जो शरीर विज्ञान है, भाषा का एक शरीर विज्ञान इसको माना जाता है, किसको? व्याकरण को। तो ये तीनों है, ये सभी, ऑप्शन नंबर 4। देख लो तुक्कों में क्या है। व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? त्रुटि का, शुद्धता का, बोलने का, या इनमें से कोई नहीं? चलो ये तो ठीक होना चाहिए। व्याकरण निम्न में से किस मुख्य व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? त्रुटि करने का, बोलने का, या शुद्धता का? इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये मान लो आपकी समझ में भी नहीं आया। जी मोतीलाल जी बता रहे हैं 1। मोतीलाल जी चलो धन्यवाद भैरूलाल जी। अनीता जी बता रहे हैं शुद्धता का, और खान साहब बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, कुमाराम जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, तेजपाल जी बता रहे हैं बी, पीके मीणा जी बता रहे हैं 2। अजी भैरूलाल जी मैंने देख लिया साहब, देख लिया। पतराम जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, शाहिद खान जी बता रहे हैं 2, रामविलास जी बता रहे हैं 2W। देखो कॉपी पेस्ट करते हो ना, इसका सही उत्तर होगा शुद्धता का। किसका होगा? शुद्धता का। व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधक है? तो व्याकरण अगर अच्छी तरह से अध्ययन की हुई तो शुद्धता जरूर आ जाएगी, तो शुद्धता का। ठीक है, चलो अगला है, व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? व्याकरण निम्न में से किसकी पाठ्य वस्तु है? भाषा की, सुनना, त्रुटि, या अशुद्धता? अब बताओ देखो क्या होता है। व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? भाषा की, सुनना, त्रुटि, या अशुद्धता? 314 नंबर का प्रश्न है अपना, और आज का प्रश्न संख्या ये 14 है। चलो देखो, मोहम्मद जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, तेजपाल जी बता रहे हैं 1A, अरविंद जी बता रहे हैं 1, भैरूलाल जी बता रहे हैं 2, पीके मीना जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, अजीत सिंह जी बता रहे हैं 1, सोनू जी, शाहिद, राजू 1 बता रहे हैं, कुमाराम जी 1 बता रहे हैं। चलो देखो, पतराम जी 1 बता रहे हैं,
अर्श ठाकुर जी बता रहे हैं, राजू सिंह गुजर जी बता रहे हैं 1। चलो देखो इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भाषा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है भाषा। चलो ऑप्शन नंबर 1 है जी बिल्कुल। ये प्रश्न तो सही हुआ लगभग सभी का। चलो अगला प्रश्न है, निम्न में से निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शब्द भंडार में वृद्धि करना, पाठ से प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता, कविता पाठ का सस्वर विकास करना, या पाठ में आए प्रमुख तथ्यों, विचारों और भाषा से अवगत होने की योग्यता। तो निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है और ये भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलो देखो किसी से चूक नहीं होनी चाहिए। क्या होता है इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए। चलो देखो भैरूलाल जी 1 बता रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भैरूलाल जी। फिर बता रहे हैं खान जी बता रहे हैं 2, शाहिद खान जी बता रहे हैं 3, सोनू रेगर जी बता रहे हैं 3, भैरू बी जी बता रहे हैं 1, प्रहलाद जी बता रहे हैं 3, अरविंद जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, शाहिद खान जी 3 बता रहे हैं, प्रिया गोयल जी सी बता रहे हैं। देखो इसका सही उत्तर होगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर इसका 3 चुना है। ऑप्शन नंबर 3 चुना है उनका सही है उत्तर। अब देखो बात हो रही है निबंध शिक्षण की और यहाँ पर देर का कविता पाठ का स्वर विस्तार विकास है वो करना। तो ये तो निबंध शिक्षण का उद्देश्य वैसे ही नहीं है। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर भाई ऑप्शन नंबर 1 क्यों तुक्का मार रहे थे। शब्द भंडार में वृद्धि करना, क्योंकि शब्द भंडार में वृद्धि नहीं होगी निबंध शिक्षण से। चलो ऐसा मत करो। देखो मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है। मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है। इस टाइम में आप भी सबसे ज्यादा मौन वाचन कर रहे हो तो कानों के सहारे से करते हो या आंखों के सहारे करते हो या मुख के सहारे करते हो या जीभ के सहारे से करते हो। चलो अनुष्का जी आ गए हैं। चलो बताओ जल्दी से उत्तर इसका। मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है। आपको गुरु जी का ये प्रश्न तो बहुत ही सरला सरला सा लागे है, लेकिन ये प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है ना, पूछे हुए प्रश्न है। हिमानी जैन बोल रहे हैं कि कंफ्यूज हो गए। चलो कंफ्यूज भी दूर हो जाएगा। पहले कमेंट देख लेते। कुंभाराम जी का 2 आ रहा है, राजू जी का 3 आ रहा है, खान साद जी का 2 आ रहा है, मोहम्मद जी बता रहे हैं 2 और सोनू जी बता रहे हैं 2 नंबर ऑप्शन, पृथ्वीराज जी 2 बता रहे हैं, आज लेट हो गए, राम विलास जी बता रहे हैं 2, पाकिर मोहम्मद जी बता रहे हैं 2, पूनम शर्मा जी 2 बता रहे हैं। चलो देखो दिनेश जी का 2 आ गया है, अनुष्का जी 16 में बी बता रहे हैं। चलो देखो इसका सही उत्तर होगा आंखों के सहारे। आंखों के सहारे मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है। आंखों के सहारे। कानों की तो जरूरत ही नहीं क्योंकि बोलते थोड़ी हो, इसलिए सुनने की आवश्यकता नहीं है। और मुख के सहारे भी नहीं, बोल करके थोड़ी करते हो मौन वाचन। और जीभ के सहारे भी नहीं। तो मौन वाचन है वो किया जाता है आंखों के सहारे। ठीक है आंखों के सहारे बिल्कुल। और जल्दी जल्दी वाचन होता है मौन वाचन। ठीक है अगला है गद्यांश का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में निम्न में से युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन सी युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब गद्यांश का स्पष्टीकरण करना हो और व्याख्या करनी हो तो कौन सी युक्ति है वो अपनानी नहीं चाहिए। संधि विच्छेद की, अलंकृत भाषा प्रयोग की, समास विग्रह की या परिभाषा की। बड़ा अच्छा प्रश्न है, गद्यांश में से पूछा गया प्रश्न है। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा इसका। संधि विच्छेद होगा, अलंकृत भाषा प्रयोग होगा या समास विग्रह होगा या परिभाषा होगा। चलो बताओ जल्दी से। तीन सौ 17।
देखो इसका सही उत्तर होगा, शाहिद खान जी ने 4 नंबर ऑप्शन बताया और सोनू रेगर जी ने बताया ऑप्शन नंबर 4, अजीत जी ने बताया ऑप्शन नंबर 4, भीम सिंह जी, किरण जी ने बताया 2, पूनम शर्मा जी ने बताया ऑप्शन नंबर 2, अनिता राज जी ने बताया अलंकारित भाषा का प्रयोग, फाकिर मोहम्मद जी ने बताया ऑप्शन नंबर 2, सोनू रेगर जी बता रहे ऑप्शन नंबर 4, सर्वजीत जी बता रहे हैं डी। चलो देखो इसका सही उत्तर होगा जो अलंकृत भाषा प्रयोग। अलंकृत भाषा प्रयोग इसको नहीं अपनाना चाहिए जब गद्यांश का स्पष्टीकरण और व्याख्या करते समय। जबकि कोई शब्द आ जाता है तो उसका संधि या संधि विच्छेद कर देना चाहिए, और समास हो तो समास विग्रह भी बता देना चाहिए, या कोई परिभाषा हो, चाहे वो किसी संज्ञा से संबंधित हो, सर्वनाम से संबंधित हो, कोई शब्द हो तो उसके आधार पर उसकी परिभाषा भी बता देनी चाहिए। लेकिन आप अलंकृत भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर बच्चे हैं वो समझ नहीं पाएंगे इसको। ठीक है जी, बिल्कुल। अगला है, बच्चे अपने छोटे हैं ना अभी, 1 से 8 तक के बचे रहेंगे। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है। देखो किस प्रकार का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम, कि छात्रों को मौलिक कविता, कहानी आदि लिखने की प्रेरणा देना। दूसरा, समस्या मूलक विषयों पर लिखने का अभ्यास कराना, या समीक्षात्मक लेख लिखवाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका थोड़ा लेवल है वो हाई है, जल्दी से बता दे। तुक्का मारोगे तो तुक्का भी चलेगा इसमें। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की बात हो रही है ये सेकंड ग्रेड के काम का प्रश्न है, सेकंड ग्रेड से संबंधित प्रश्न है ये। देखो इसका क्या होगा सही उत्तर, 318 का। गोपाल जी टेलर आ गए, उपरोक्त सभी। चलो आपका भी स्वागत है। चलो देखो इसका, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों को मौलिक कविता, कहानी आदि लिखने की प्रेरणा देना, रचना शिक्षण से संबंधित जो रचना का पाठ्यक्रम हो उसमें, और समीक्षा मूलक विषयों पर लिखने का अभ्यास कराना, और समीक्षात्मक लेख लिखवाना। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है वो सही उत्तर है। चलो जी बिल्कुल, तुक्का भी चलता है कई बार। अर्थबोध विधि को संज्ञा दी जाती है, अर्थबोध विधि को संज्ञा दी जाती है उद्बोधन विधि की, और व्याख्यान विधि की, या प्रश्नोत्तर विधि की, या समीक्षा विधि की। तो अर्थबोधन विधि को संज्ञा दी जाती है, कौन सी विधि की दी जाती है, 319। चलो जल्दी से बताओ, 319। शाहिद खान जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, सुनील जी बता रहे हैं 1, और चलो सोनू जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, रामविलास जी बता रहे हैं 1, पीके मीना जी बता रहे हैं 1, शाहिद खान जी बता रहे हैं 1, अरविंद जी बता रहे हैं 2। जी बिल्कुल, देखो इसका सही उत्तर क्या होगा। गिरिराज जी पूछ रहे हैं एसएसटी कब से कराओगे, उसको भी शुरू करेंगे भाई, थोड़ी तसल्ली रखो, ये वाली वीडियो हो जाए एक बार। 11-12 वीडियो होंगे, ये इतने प्रश्न बने हुए हैं। देखो इसका सही उत्तर होगा उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि, अर्थबोधन विधि को ही उद्बोधन विधि भी कहा जाता है। और ये जो गद्य होता है, गद्य के लिए ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है छोटे बालकों के लिए। ठीक है, शब्द का अर्थ बता करके उसको स्पष्ट किया जाता है, चाहे वो कोई मॉडल दिखा करके या कोई चित्र वगैरह दिखा करके। पिछली बार इसमें से प्रश्न भी पूछा गया था रिट में। ठीक है, तो 319 नंबर का प्रश्न, जिसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर। अगला है, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली कौन सी है, सर्वोपयुक्त प्रणाली कौन सी है, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, या भाषा शास्त्र प्रणाली, या आगमन निगमन प्रणाली। तो माध्यमिक स्तर पर कौन सी ठीक रहेगी व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी या सबसे उपयुक्त प्रणाली, तो बताएं जल्दी से। पाठ्य पुस्तक प्रणाली होगी, या समवाय प्रणाली होगी, या भाषा शास्त्र प्रणाली होगी, या आगमन निगमन प्रणाली होगी। देखो केवल विधि को उठा करके यहाँ प्रणाली लगा दिया, केवल कंफ्यूज करने के लिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जी बिल्कुल, इनकी जो पीडीएफ है वो आपको मैं एक साथ दे दूंगा, जब ये प्रश्न अपने पूरे हो जाएंगे टोटल तो सारों की एक साथ दे दूंगा,
तब आप आराम से इनको देख लीजिएगा। कोई मिस्टेक हो तो फिर भी आप बता सकते हो, उसमें पूरा एक साथ आपको मिल जाएगा। देखो इसका ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि या प्रणाली कौन सी है? तो आगमन निगमन प्रणाली है। व्याकरण की ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम समझा जाता है, ठीक है, और नियम के आधार पर फिर उदाहरण भी और दे दिया जाता है। तो आगमन निगमन विधि सर्वश्रेष्ठ है व्याकरण शिक्षण के लिए, ठीक है। अगला है, मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन कराना पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित है? देखो यहाँ वर्णन है, न खा गए। मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन कराना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित है, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या कोई नहीं? तो जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। सवर्ण, बेरोजगार, आगमन निगमन विधि। अच्छा पीछे चल रहे हो क्या? भी देखो अपना 321 नंबर का प्रश्न है, वो 321 में ऑप्शन नंबर ज्यादातर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। तो भाई 2 वाले जो बता रही हूँ ऑप्शन नंबर 2, वो इसको ध्यान में रखे। मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन कराना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित होती है? तो उसमें चित्र वगैरह अच्छी तरह से समझाना है। जितनी शॉर्ट होती है भाषा, बच्चों को समझ में आ जाए, सरल इतनी होनी चाहिए बच्चों को समझ में आ जाए, तो वो प्राथमिक स्तर के लिए होता है, प्रारंभिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो 1 है वो राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब प्रारंभिक में आंगनवाड़ी से लेकर के 5 तक आती है, ठीक है। अगला है, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है? ज्ञान, कौशल, ज्ञान, प्रयोग या ये सभी? तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना या कौशलों के बारे में जानना या जो ज्ञान है उसके ऊपर प्रयोग करना या ये सभी? तो बताएं जल्दी से क्या होगा 322 का। चलो देखो कौन बताता है सबसे पहले। सुनील कुमार जी का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, शाहिद खान जी का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। चलो बेरोजगार जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। देखो भाई नाम भी अजीब सा रखा है, श्रवण बेरोजगार। चलो सोनू रेगर जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 4। चलो जी बिल्कुल, देखो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, ये सभी। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना, कौशलों के बारे में जानना भी, और जो ज्ञान है उसको प्रयोग में भी लेना। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 है वो सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है? कौन सी विधि है जो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि मानी गई है? निगमन विधि, आगमन विधि या एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बताएं क्या होगा जल्दी से 323 का। देखो आज व्याकरण शिक्षण को है ना वो अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, आज व्याकरण शिक्षण से संबंधित प्रश्न वो ज्यादा आ रहे हैं। तो बताएं क्या होगा सही उत्तर, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मित्रों, ठीक है। शेयर भी करते रहिएगा अपने मित्रों के साथ, भला करोगे भला होगा। देखो क्या है व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से? निगमन विधि, आगमन विधि या एक और दो दोनों? चलो देखो जी बिल्कुल, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि तो इसमें निगमन विधि और आगमन विधि दोनों माना गया। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो राइट है, ऑप्शन नंबर 3। अगर इन दोनों में अगर श्रेष्ठ की बात करी जाए, दोनों में श्रेष्ठ, तो सबसे पहले श्रेष्ठ होगी आगमन विधि, उसके बाद में होगी निगमन विधि, ठीक है। लेकिन दोनों दे दी गई, नीचे ऑप्शन दे दिए गए एक और दो दोनों, तो फिर ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा, ठीक है जी। अगला है, अर्थकथन विधि का विकसित रूप है। अर्थकथन विधि का विकसित रूप है अर्थबोध विधि या व्याख्यान विधि या प्रश्नोत्तर विधि या समीक्षा विधि? तो जल्दी से बताइए, अर्थकथन विधि का विकसित रूप है अर्थबोध, व्याख्या, प्रश्नोत्तर या समीक्षा? 324 का सही उत्तर आप जल्दी बताएं। चलो
मैं कमेंट देख रहा हूँ एक बार। प्रदीप सामरिया जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, महेश कुमार जी बता रहे हैं ए, सोनू रेगर जी बता रहे हैं 1 और अमृता जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। चलो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सब ए बता रहे हैं और पृथ्वीराज जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3। चलो 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 चलो, ये तो लंका डूब गई गोपाल जी, ये तो लंका डूब गई काम में लंका। अर्थकथन विधि का विकसित रूप है, कोई चीज है, मान लो ये कोई चीज है, चलो ये कालिया है, कौन है, कालिया है ये। अभी इस कालिया के बारे में अर्थकथन विधि का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसके बारे में इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो बताई जा रही है। तो ये किस विधि के अंतर्गत आ जाएगा बाद में, तो ये व्याख्या विधि के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छी तरह से उसके बारे में बता देना। कोई शब्द को, अगर मान लो कोई शब्द है तो उसको समझाने के लिए उसका अर्थ बताया जाएगा और फिर उसके बारे में विस्तृत और जानकारी दे दी जाएगी। तो अर्थकथन विधि का ही एक विकसित रूप माना गया है व्याख्या विधि को। ठीक है। गोपाल जी ने तुक्का लगाया, तुक्का सही हो गया। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, इससे तो काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, अगला है देखो, किस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है? वो कौन सी विधि है जिसको सुकराती विधि भी कहते हैं? अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि या समीक्षा विधि? चलो ये तो आपने पढ़ा होगा इसको अच्छी तरह से, वो थोड़ा सा पहले वाला प्रश्न था वो कंफ्यूज करने वाला था, लेकिन ये प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है इसमें ऑप्शन नंबर सभी का ये क्या आना चाहिए। चलो पृथ्वीराज जी ने बीच में 2 भी दे दिया ऑप्शन, मोतीलाल जी भी 2 दे दिए हैं। ये क्या हो रहा है भाई, गड़बड़ कैसे कर रहे हो? सुकराती विधि चल रही है, चलो या पीछे चल रहे हो पृथ्वीराज जी? देखो, सुकराती विधि को प्रश्नोत्तरी विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्नोत्तरी विधि। और इसको संस्कृत में खंडान्वय विधि भी कहा जाता है। कौन सी? खंडान्वय विधि कहा जाता है। इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसको सबसे पहले अपनाने वाले, बनाने वाले, प्रयोग में लेने वाले कौन थे? सुकरात थे। ठीक है, दार्शनिक। तो इसी कारण इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है, संस्कृत में खंडान्वय विधि। ओके, अगला है, निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? गद्य शिक्षण के लिए, चलो बताओ, गद्य शिक्षण के लिए अर्थबोध विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि या समीक्षा विधि? तो गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम, बढ़िया, सबसे अच्छी विधि कौन सी है? 326 नंबर का प्रश्न जी। श्रवण बेरोजगार जी बता रहे हैं खंडान्वय। जी बिल्कुल खंडान्वय। चलो, व्याख्या प्रश्नोत्तर 2 नंबर ऑप्शन, रामदयाल जी बता रहे हैं 1, पीके मीना जी बता रहे हैं 1, सोनू रेगर जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। चलो 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 चलो, मीरा कुमारी जी बता रही हैं ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेना कितने और कितनों में से कितने गलत बता रहे हो। गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ये प्रश्न पूछा था और मैंने पिछले प्रश्न में बताया भी था, अगर आपने अच्छे से सुना हो। चलो देखो, इसका सही उत्तर होगा, और सही उत्तर होगा अर्थबोध विधि। गद्य शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है अर्थबोध विधि। व्याख्या विधि है वो नहीं मानी जाती है, क्योंकि व्याख्या विधि के अंदर जो छात्र होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। इसमें शिक्षक तो रहता है सक्रिय, लेकिन जो बच्चा है, टाबर है वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए ये ठीक नहीं मानी जाती। लेकिन अर्थबोध विधि के अंदर जो छात्र है वो सक्रिय रहता है, क्योंकि वही बात आ गई, वो या तो कोई मॉडल दिखाएगा, या कोई चित्र दिखाएगा, या कोई और शब्द
का प्रयोग करके बालक को समझाएगा तो उसमें जो बच्चा है वो सक्रिय रहता है। तो गद्य शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी? अर्थबोध विधि। ठीक है, अब देख लो कितनों का सही हुआ और कितनों का गलत हुआ। मन में सोच लेना, दूसरे को मत बताना। अगला है, पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है? तो पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन कौन सी विधि में किया जाता है? अर्थबोध विधि में, व्याख्या विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में या समीक्षा विधि में? गुण दोषों की बात हो रही है, ध्यान में रखना। चलो गुण दोषों पर चर्चा होगी तो क्या होगा इसका सही उत्तर? पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है? चलो देखो इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो मैं देख रहा हूँ, देखो कमेंट में देख रहा हूँ। अनीता जी बता रहे समीक्षा, सुनील जी बता रहे ऑप्शन नंबर 4, गिरिराज जी बता रहे ऑप्शन नंबर 3 और अजय चौधरी जी बता रहे हैं डी, विनोद जी बता रहे ऑप्शन नंबर 4 और ज्यादातर का ऑप्शन नंबर आ रहा है 4। पाठ्य वस्तु है उसके गुण दोषों का विवेचन किया जाएगा किस विधि के अंतर्गत? समीक्षा विधि के अंतर्गत। जी बिल्कुल, अब की बार तो तुक्का है वो काम कर गया, ऑप्शन नंबर 4 होगा समीक्षा। शब्द से ही समझ गए। अब देखो अगला कि सतपुड़ा, विंध्याचल ये शब्द है, पर्वतों के नाम है। तो शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए ताकि बालक अच्छी तरह से समझ जाए? तो सतपुड़ा, विंध्याचल जो शब्द है उनको स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? चलो चित्र विधि है, रेखा चित्र विधि है, मानचित्र विधि है या अभिनय चित्र विधि है? कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? 328 में देखो 328 में बता रहे अमृता जी बता रहे हैं सी और अरविंद जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, प्रतीक्षा जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, सुनील कुमार जी 1 बता रहे हैं, रामदयाल जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, मानचित्र बता रहे हैं, अनिता राज मानचित्र बता रहे हैं, चलो सर्वजीत जी सी बता रहे हैं, पाकिर मोहम्मद जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। चलो देखो कुछ नाम है वो अटपटे मत रखा करो, सादा सिंपल नाम रखा करो जब ताकि चलते में वो दिख जाए। कई कई के नाम बहुत हार्ड हैं, नाम भी वो खुद के नहीं और किसी के रख रखे हैं। शाहिद खान जी बिल्कुल 3 ऑप्शन नंबर बता रहे हैं। देखो सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत या और हिमालय हुआ, जैसे अरावली हुआ, तो इस प्रकार के अगर शब्दों को स्पष्ट करना है तो कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो वो विधि है मानचित्र विधि। कौन सी विधि है? मानचित्र विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। ठीक है, मानचित्र। चलो अगला है बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार क्या है, यानी बालक मनन शक्ति कर सकता है किसके आधार पर? लिखना, बोलना, सुनना या भाषा? चलो ये भी प्रश्न है ना काम का है, हल्के में ले लिया, कंफ्यूज हो गए तो गलत हो गया। अगर थोड़ी सी सीरियस हो गए तो ये प्रश्न गलत नहीं हो सकता, 1 नंबर देने वाला प्रश्न है। लेकिन किसी ने अगर हल्के में ले लिया तो फिर उसका तो गलत होगा। चलो देखो क्या होता है। अमृता जी बता रहे हैं सुनना, चौथमल जी आ गए, आज लेट हो गए। गोपाल जी बता रहे हैं सुनना। देखो ऑप्शन नंबर 4 भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 भी आ रहा है। चलो बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार पर ध्यान दीजिएगा। देखो किस किस ने नहीं दिया, अब भी आपको बता देता हूं और वो भी समझ जाएंगे मन में। देखो नहीं आपकी बात नहीं कह रहा मैं, वो कुछ और बता रहे थे। प्रतीक्षा जी कह रहे हैं कि सर अब नाम तो मान्य ही रखा था। जी बिल्कुल मान्य रखा, वो नाम एकदम सही रखा था, लेकिन कुछ नाम अटपटे होते हैं जिनको पकड़ने में नहीं आता इतनी जल्दी, वो निकल भी जाते हैं फिर। देखो इसका सही उत्तर होगा भाषा, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा भाषा।
भाषा ही मनन शक्ति का मुख्य आधार माना गया है। जो अपने मन के अंदर जो विचार हैं, जो भाव हैं, तो वो बाहर की तरफ या जब बाहर की तरफ जाते हैं संप्रेषण के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। और भाषा के आधार पर ही मन में जो मनन शक्ति है ये भी होती है। ठीक है, मन में विचारों का बनना ये सभी भाषा के आधार पर होता है। अगर भाषा ही नहीं होगी तो फिर मन में विचार वगैरह कुछ नहीं बनेगा। बस मौन की मौन बैठे रहेंगे, आपस में देखते रहेंगे कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं मालूम, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला है देखो, निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है? भाषा का प्रमुख कार्य देखो, भाषा बालकों को समाज से जोड़ने का कार्य करती है। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, मन करता है बार बार पढ़े। भाषा बालकों को भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है। यह भाषा बालकों में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है। यह ऑप्शन नंबर 4 है कि उपरोक्त सभी। जी, चिंतन मन में ही होता है। देखो बड़ा जोरदार प्रश्न है और अपने पीछे जो बात करी थी उस बात का भी जवाब इसके अंदर है। देखो भाषा बालकों को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, तो ये ऑप्शन है ना बिल्कुल राइट है। दूसरा है भाषा बालकों को भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है। आपस में बातचीत करना, क्लास में खूब देखते हो जब पीरियड खाली होता है गुरुजी बाहर बच्चे अंदर खूब बातचीत करते हैं। भाषा बालकों में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है। माध्यम की भूमिका यानी दो व्यक्तियों के बीच में माध्यम की भूमिका कौन निभाएगी? जब बातचीत की जाएगी तो भाषा ही निभाएगी। तो यह उपरोक्त सभी, तो देखो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है, बिल्कुल ये सभी का सही है। अब की बात समझ गए। चलो देखो, अरे इतने जने लोग लाइक करते नहीं हो, मैंने तो देखा है नहीं इस चीज को। भाई लाइक करो, देखो जल्दी से, नहीं तो हमारा मनोबल टूट जाएगा, तो फिर सारा काम फिर भैंस पानी में चली जाएगी। देखो भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है, क्या है? छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना या भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण या अंग संचालन का अभ्यास करना, या छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट अंग से अभिव्यक्ति है उसकी योग्यता उत्पन्न करना। देखो शब्द आपस में जुड़ गया। चलो देखो क्या होगा इसका, प्रश्न संख्या 331। यहाँ पर ये हंग नहीं है, ये ढंग है। ये टाइपिंग भी गड़बड़ कर देती है। छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, और पूछ रहा भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य। चलो शिक्षण उद्देश्य बताना, वो भी सामान्य, कौन सा होगा? चलो देखो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ये सभी है ना, ये सामान्य उद्देश्य है भाषा शिक्षण के। अच्छे से पढ़ लेना, अगर कोई छूट जाएगा तो ध्यान में रखना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस प्रकार की कविता पसंद करते हैं? जो तुकांत न हो, या जो कोई सीख देती हो, या जिसमें लयात्मकता हो, यानी लय के अनुसार पढ़ने वाली हो या उसको पढ़ी जा सके, या जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। तो किस प्रकार की कविता को पसंद करेंगे? जल्दी से बताएं। क्या होगा इसका? प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविता पसंद करते हैं? चलो देखो इसका सही उत्तर होगा जी बिल्कुल लयात्मकता, यानी जिसमें लय हो। अगर बच्चों को कविता पढ़ाई जाएगी तो लयबद्ध अगर कविता होगी तो बच्चों को आनंद आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की कविता उनको पसंद आती है, लयबद्ध तरीके की। बात कविता की हो रही है, कहानी की नहीं हो रही है कि राजा रानी की कहानी सुना दे। फिर भी राजा रानी की नहीं सुनेंगे, वो तो परियों की सुनेंगे। किसकी कहानी सुनेंगे? परियों की, तब ज्यादा खुश होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 3 राइट, ऑप्शन नंबर 3।
चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। क्या लाभ है भाई? जो शिक्षण सामग्री हम काम में लेते हैं उसका लाभ क्या होता है भाषा शिक्षण में? शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में, या शब्दों के अर्थ निकालने में, या एक व दो दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताएं जल्दी से। भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। क्या है? शब्दों के उच्चारण को शुद्ध करने में, या शब्दों के अर्थ निकालने में। चलो बताओ जल्दी से। देखो बिल्कुल हाँ, शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए भी जो सहायक सामग्री है वो काम में आती है, और शब्दों के अर्थ निकालने के लिए भी जो सामग्री है वो काम में आती है। मॉडल वगैरह हुआ तो उसको दिखा करके फिर अर्थ है वो निकाला जा सकता है। और शुद्ध उच्चारण के लिए भी जो सहायक सामग्री होती है, तो जो भी टेप रिकॉर्डर वगैरह जो भी सहायक सामग्री है तो वो काम में आती है शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगला है, आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे? बताओ क्या करोगे? अगर आपकी स्कूल के का जो बच्चों का परिणाम है परीक्षा का, अगर वो ठीक नहीं रहा तो आप क्या करोगे? बताओ। योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति करोगे, या मासिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना, या व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों का निवारण करोगे, या उपरोक्त सभी? तो बताएं जल्दी से क्या करोगे आप? एस ठाकुर जी कह रहे नेट नहीं चल रहा। भाई नेट नहीं चल रहा, स्पीड कम होगी, थोड़ी कम कर लो, वो 240 कर लो क्वालिटी, फिर चल जाएगा। देखो जी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, सुनील जी बता रहे ऑप्शन नंबर 2। देखो और ऑप्शन भी है वो भी ठीक बता रहे हैं। कौन सा नहीं रहता? संतोषप्रद नहीं रहता। आप क्या करेंगे इसके लिए? तो देखो ये जो सभी तरीके हैं वो भी अपनाएंगे, क्योंकि योग्य और निष्ठावान परिश्रमी अध्यापक की नियुक्ति भी होनी चाहिए, तभी जो परीक्षा परिणाम है वो अच्छा आएगा, अच्छी तरह से वो पढ़ाएगा बच्चों को, उनको समझ में आएगा तो अच्छे नंबर उनके आएंगे। और जो भी उनमें कुछ कमजोरियां हैं तो वो निदानात्मक कार्य के द्वारा उनका पता लगा करके उनका उपचार भी किया जा सकता है। ठीक है। और जो भी शिक्षण व्यवस्था से संबंधित जो कठिनाइयां हैं तो उनका भी निवारण किया जाना चाहिए। तो इन सभी को मिला करके अच्छा परिणाम है वो लाया जा सकता है। तो ठीक है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 सभी काम करेंगे ये। देखो जैसे हॉस्पिटल शब्द का अर्थ अस्पताल है। क्या है? अस्पताल। ये अर्थ किस विधि से निकाला गया है? कौन सी विधि से निकाला गया है? बताइए जल्दी से। हॉस्पिटल शब्द है, अंग्रेजी में लिखा हुआ हॉस्पिटल, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है अस्पताल। और ये कौन सी विधि से निकाला गया है? अनुवाद विधि, परिभाषा बनाकर, अर्थ विस्तार विधि, या व्याख्या विधि? बताएं जल्दी से क्या होगा इसका? तीन 335 में चलो बताओ जल्दी से, मेरे तो कंठ दुखने लग जाता है बोलने से ज्यादा। 335 में क्या होगा जी? बिल्कुल देखो इसका सही उत्तर होगा अनुवाद विधि। तुक्के मारे हुए हैं, तुक्के। अर्थ विस्तार विधि के द्वारा, अर्थ विस्तार विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा इसमें। हॉस्पिटल शब्द का अगर अर्थ निकाला जाएगा तो वो किस तरह से निकलेगा? इसका अस्पताल निकलेगा। ठीक है, अर्थ विस्तार विधि के द्वारा। अगला है, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? बोलना, पढ़ना, लिखना, या सुनना? कौन सा है? चलो, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से कौन सा है? बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, या सुनना है? दूसरा चरण पूछ रहा है ये वो सूत्र आपको याद होना चाहिए जो बताया था ना आपको,
शुभोपली वाला, फिर ये प्रश्न गलत नहीं होगा। चलो देखो क्या होता है, मैं देखता हूं आपके कमेंट। चलो पानी, जी बिल्कुल पानी, आज पानी लाना भूल गए, थोड़े से लेट थे तो इस कारण से फिर जल्दी पानी वानी सब भूल गए और आ गए सीधे ही। देखो इसका सही उत्तर होगा, जी बिल्कुल ठीक है, सही उत्तर होगा बोलना। सुनो, बोलो, पढ़ो और लिखो, शुभोपली यानी दूसरा चरण हो गया बोलना, पहला चरण हो गया सुनना, तीसरा हो गया पढ़ना और चौथा हो गया लिखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो एक है वो राइट है, ऑप्शन नंबर एक। अगला है, निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती हैं? बताओ, प्रश्न पूछने वाला किसी प्रकार से पूछ सकता है। निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है? पढ़ना सुनना, पढ़ना बोलना, सुनना बोलना, या चौथा ऑप्शन है कि लिखना और सुनना। दो क्रियाएं हैं वो एक साथ होती है, और वो कौन कौन सी होती है? देखो बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका सही सही उत्तर? चलो ऑप्शन देखता हूँ मैं। गोपाल जी बता रहे हैं लिखना और सुनना। अच्छा, और 3 नंबर ऑप्शन भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, प्रदीप जी भी बता रहे हैं, शाहिद खान जी बता रहे हैं 2, और अजय चौधरी जी बता रहे हैं डी, चौधरी अजय। मोहम्मद जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, सुशील देवरिया जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3, सर्वजीत कौर जी बता रहे हैं डी, शाहिद खान जी 2 बता रहे हैं। देखो अनिता राज जी बता रहे हैं पढ़ना बोलना। देखो इसका सही उत्तर होगा, और सही उत्तर होगा सुनना और बोलना, सुनना और बोलना, ये इसका सही उत्तर होगा। तो सुनना और बोलना ऑप्शन नंबर 3 में है। सुनना और बोलना दोनों क्रियाएं हैं वो साथ होती है। जैसे आप मुंह से बोलते हो तो उसको सुनते भी हो ना, तो सुनना और बोलना दोनों एक साथ हो गई, नहीं हुई क्या? आया समझ में? आप मुंह से बोल भी रहे हो और सुन भी रही हो, तो सुनना और बोलना दोनों साथ हो गए, दोनों क्रियाएं साथ हो रही हैं। जी ध्यान में रखना, यही तो चूक हो जाती है। अगला है, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होती है, किसकी होती है? अब लाइक कर दो, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। देखो लाइक नहीं करते हो ना, फिर मेरा मनोबल टूट जाता है, मैं तो साफ कहता हूँ। बोलने की, सुनने की, लिखने की या पढ़ने की? तो भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? भाषा प्रवाह, ये बिल्कुल सही होना चाहिए, मुझे उम्मीद है ये सभी का सही होगा। लिखते समय सुनते भी तो, अजी तो लिखते समय अपन खुद लिख रहे हैं तो सुनेंगे किसका? दूसरे का नहीं सुनना है, अपने को तो अपना ही सुनना है, दूसरे का नहीं सुनना है। बोल बोल करके थोड़ी लिखना है। कहने का मतलब ये नहीं सुना आपने, समझा कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं खुद भी सुन रहा हूं इसको, ये वहां पर तात्पर्य था। ठीक है जी, अब समझो तो समझो, नहीं समझो तो मत समझो। देखो भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होती है बोलने की, सुनने की, लिखने की या पढ़ने की। तो भाषा प्रवाह की जहां बात आ गई तो फिर इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? बोलने की, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। भाषा प्रवाह मुंह से बोली जाती है। जी बिल्कुल समझा सकते हैं, और समझ भी नहीं समझना तो आपको ही पड़ेगा। चलो उसको छोड़ो, अब ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, फिर रात को आप सोते सोते उसको समझना क्या क्या हो गया था, क्या था वो। अब उसको छोड़ो एक बार, अगला प्रश्न नहीं और गलत होगा इस चक्कर में। देखो, भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह है। जो प्रश्न एग्जाम में कंफ्यूज करता है उसको छोड़ देना चाहिए, बाद में उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए लास्ट में जाकर के। तो देखो भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह है, और देखो पढ़ने में, बोलने, सुनने में या इन सभी में। तो देखो
हाँ, क्रम से बिल्कुल। ये जो निश्चित क्रम से पूछता है इनको शुभोपली वाला, ये क्रम तो इसने रट रखा है। जो भी पेपर बनाता है सबसे पहले वो उठा के टेकता है, तो वो तो जरूर पूछेगा, उसको ध्यान में रखना। शुभोपली व सूत्र तो याद होना ही चाहिए। देखो, भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह होता है पढ़ने में, बोलने में, सुनने में या इन सभी में। तो बताओ अब जल्दी से इसका क्या होगा सही उत्तर। भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति, तो सही उत्तर बताना आपको। सुशील जी कह रहे क्लास डेली होती है। जी बिल्कुल डेली होती है, काम सभी डेली के ही करते हैं हम तो। देखो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा इसका भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह होता है, तो वो होता है बोलने से। किससे होता है, बोलने से। ठीक है, अभिव्यक्ति दूसरे को सुनाना है, ठीक है, तो अभिव्यक्ति यानी बोलने से। अगला है मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना। मुस्कुरा करके किसी शब्द को स्पष्ट करना अभिनय विधि के द्वारा या परिभाषा बनाकर या अर्थ विस्तार विधि के द्वारा या व्याख्या विधि के द्वारा। मुस्कुराकर विधि शब्द को, जो मुस्कुराकर है किसी शब्द को स्पष्ट करना, कोई बात बता रहे हो और मुस्कुरा भी रहे हो, वाह, उसको स्पष्ट करना है, तो कौन सी विधि का सहारा लोगे। चलो बताओ जल्दी से। 340 में क्या होगा, गोपाल जी ने बता दिया कि अभिनय विधि, और टेक चंद सैनी जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, और बाकी सोनू, वीरेंद्र, अमृता जी, साजन, बलदेव जी, देवा जी, सुरेंद्र, संतोष जी बिल्कुल। चंदा जी ने ऑप्शन नंबर 4 बता दिया है, व्याख्या विधि, मुस्कुराना व्याख्या विधि, नहीं नहीं गलत बात है, ऐसा मत करो। अभिनय विधि, अभिनय विधि होगा इसका सही उत्तर, अभिनय विधि। अभिनय कर रहे हो ना, अगर मुस्कुरा रहे हो तो भी खुश हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो भी अभिनय विधि वाला सही है। अगला है काव्य के रूपों के अनुसार गद्य एवं पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं। गद्य और पद्य दोनों किस काव्य के अंतर्गत आते हैं, और काव्य के रूपों के अनुसार। सर्वे दर्शे, सर्वे दर्शे या दर्शे सर्वे। चलो देखो, ऑप्शन बनाने वाला भी चक्कर में डालता है। काव्य के रूपों के अनुसार गद्य एवं पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं। गद्य और पद्य, चलो बताओ जल्दी से। 341 में क्या होगा, 341 में देखो, मैं देखता हूँ कितने लोगों ने लाइक किया है। 100 लोगों ने लाइक किया है और 134 लोग इस टाइम देख रहे हैं। भाई 34 क्या कर रहे हैं, मोजी खा रहे हैं, अजीब आदमी है भाई। देखो इसका सही उत्तर क्या होगा, जी बिल्कुल, काव्य के रूपों के अनुसार गद्य और पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर होगा इसका, देखो सही उत्तर आपको मैं बताऊं, सही उत्तर इसका माना है और बोर्ड ने माना है, इसका सर्वे माना है। अब इसमें चंपू है वो दे ही नहीं रखा, यानी जिसमें गद्य और पद्य होता है दोनों जिसमें होते हैं उसको चंपू काव्य कहते हैं। अब वो इसमें दे नहीं रखा, इसमें माना है सर्वे। अब अपन तो वही जानते हैं कि चंपू कहा जाता है उसको, लेकिन इसमें सर्वे माना गया, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को आपको चित्र से, आप और भी इसके बारे में पूछना किसी और को, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, तो इसमें सर्वे माना है इसका उत्तर सही बोर्ड ने। अब क्यों माना है भाई, एक यहाँ पर ये जैसे आप मान लें कि गीता है वो पढ़ी जाती है, जैसे गीता मान लो गीता है तो उसको पढ़ा जाता है, तो उसको सुना जाता है, लेकिन देखा क्या जाता है। अगर गीता के बारे में देखा जाए तो क्या देखें कि उसमें महाभारत कहाँ हुई थी, वो देखने को नहीं मिलता है। या कौन सा इसमें अर्थ लिया गया है जिसके आधार पर इसको सर्वे बताया गया है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बताया गया इसमें। अब इसमें जो चंपू वगैरह है वो नहीं दे रखा है, ठीक है। चलो, हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना ये अवश्य है। क्या उद्देश्य है, देखो
देखो, किसी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य किसका? प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए या उच्च स्तर के छात्रों के लिए। तो हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यहाँ पर देखो ये चीज काम की है, रुचि उत्पन्न करना, सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सिखाने की बात हो रही है, सिखाने की। चलो जल्दी से बताओ। जी बिल्कुल, देखो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, अगर प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको हिंदी भाषा शिक्षण सिखाना है तो उसको हिंदी से संबंधित उनको जो रुचि है उनकी उत्पन्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट होगा, प्राथमिक स्तर। बाद में जो जूनियर माध्यमिक उनमें तो रुचि अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बात तो प्राथमिक स्तर पर अटकती आकर के। भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है, क्या होता है? मानसिक विकास होता है, या उनका बौद्धिक विकास होता है, या शारीरिक विकास होता है, या केवल 1 और 2 ही होता है? कौन सा विकास होता है भाषा के माध्यम से? बताएं जल्दी से। प्रश्न संख्या 343 का उत्तर। चलो देखो इसका सही उत्तर क्या होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4। चलो देखो, हाँ इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों, क्योंकि बौद्धिक विकास और जो मानसिक विकास है वो दोनों होंगे भाषा से, लेकिन शारीरिक विकास नहीं होगा। कौन सा? शारीरिक विकास का कोई संबंध नहीं है भाषा से। ठीक है, ये शरीर से संबंधित हो गया। शरीर का विकास तो अच्छा खाना खाओ, फल फ्रूट खाओ, दूध पियो, दौड़ लगाओ, है व्यायाम करो, तब होगा। देखो 344 है कि निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है? कौन सी है? देखो देखो वही प्रश्न है ये, उसको घुमा करके यहाँ भी पूछ लिया गया है। निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है? शुद्ध उच्चारण करना, ध्वनियों का विभेदीकरण करना, रेडियो सुनना, या उपरोक्त सभी। चलो आप उस प्रश्न में कर रहे थे ना, विवाद हो रहा था उस प्रश्न में, अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ 344 का। अब समझ में आ जाएगा वो। गोपाल जी कह रहे हैं कि भाषा गालियों वाली हो तो शारीरिक विकास कमजोर कर देता है। चलो चलो देखो, जी बिल्कुल, देखो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है ज्यादा? 4 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, शुद्ध उच्चारण 4। लो कर लो बात। ये ऑप्शन नंबर 4, ये उपरोक्त सभी तो दिखते टिक किसी के ऊपर मारेंगे, पेन की निब मत तोड़ देना एग्जाम में। तो देखो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा शुद्ध उच्चारण। क्या होगा? शुद्ध उच्चारण। अब देखो 1-2 मित्र ने शुद्ध उच्चारण चुना था, जिसने वो समझा। शुद्ध उच्चारण करोगे तो इसमें बोलना और सुनना दोनों की विशेषता है। ध्वनि का विभेदीकरण करना, रेडियो सुनना। अब रेडियो सुनना तो ये तो सुनने की बात हो गई, बोलने वाला तो कोई और ही है, उसका मालूम नहीं, लेकिन बोलना और सुनना दोनों की एक साथ विशेषता है इसमें शुद्ध उच्चारण में। वही बात है, मुंह से बोला जाएगा और कानों से सुना जाएगा। ठीक है, हाँ सही सुनेगा तभी तो शुद्ध बोलेगा। चलो ऑप्शन नंबर इसका 1 है, वही सही उत्तर माना गया है। अगला देखो, भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से क्या है? भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से क्या है? अब देखो ये भी पूछा गया, पहला चरण बताना है। अब इसमें 5 प्रकार के प्रश्न पूछेगा, भाषा विकास का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, और इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर पूछ लेगा इनका क्रम। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के प्रश्न इसके हो गए। ठीक है,
हाँ, जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दीबाजी की और गए काम से। देखो 345 में क्या होता है, जल्दी से बताएं। पहला चरण पूछा इसमें है, तो पहला चरण होगा सुनना, पहला चरण सुनना होगा, दूसरा होगा बोलना, तीसरा होगा पढ़ना, चौथा होगा लिखना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 2 राइट होगा, सुनना। अगला है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत दर्शे सर्वे सहायक सामग्री उपयोगी है। किस लिए उपयोगी है? शिक्षक कौशलों के विकास में। यहाँ पर देखो, अगला है शिक्षण को रोचक बनाने में, या एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में, या उपरोक्त सभी में। तो क्या होगा इसका? यहाँ पर ये शिक्षक नहीं है, शिक्षण है, ये शिक्षण है। शिक्षण कौशलों के विकास में, या शिक्षण को रोचक बनाने में, या एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में, या उपरोक्त सभी में। तो जो दर्शे और सर्वे सामग्री होती है वो भाषा शिक्षण में किस प्रकार उपयोगी होती है। चलो जी, बिल्कुल साजन जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, और पावन जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3। चलो, गोपाल जी बता रहे हैं तब तो उपयुक्त सभी। अच्छा जी, और चौथमल जी बता रहे हैं 2। अच्छा, दर्शे सर्वे सहायक सामग्री उपयोगी है, तो शिक्षण कौशलों का विकास नहीं होगा उससे? क्यों नहीं होगा? केवल शिक्षण रोचक ही थोड़ी बनाना है, सभी का होगा, जो इंद्रियां उनका भी, वो भी सक्रिय होंगी, आंख नाक कान सभी सक्रिय हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी होगा। ऐसा मत करो भाई, देखो अच्छी तरह से पढ़ो ऑप्शनों को। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा साधन कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना, अनुकरण करना। अब सबसे उपयुक्त यानी सबसे अच्छे वाला साधन पूछा है, जो बच्चे इसका करते हैं। अब क्या करते हैं? सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, या अनुकरण करते हैं। चलो देखो 347 में सुरेंद्र जी बता रहे ऑप्शन नंबर 2। अरे गड़बड़ मत करो, गोपाल टेलर जी बता रहे बोलना। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन पूछ रहा है यहाँ पर, साधन, माध्यम। चलो देखो, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अब भी नहीं समझे ना, तो जिन्होंने बोलना बताया वो कान पकड़ लो, मैं देखूंगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, अनुकरण करना। क्योंकि जो बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा अनुकरण के द्वारा ही भाषा को सीखता है। जिस प्रकार से उसकी माँ, पिताजी, उसके भाई बहन जो बोलते हैं उसी को वो अनुकरण करता है, और इसी के अनुसार वो फिर बोलना सीखता है। ठीक है, तो अनुकरण करना। ओके जी, अगला है देखो, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है? सुनना तथा पढ़ना, केवल सुनना, केवल पढ़ना, या केवल लिखना। तो कौन सा होगा सबसे प्रबल? ध्यान में रखना, सही उत्तर बताना इसका। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन भी दिए इसमें, समझ जाना। हाँ, वो बता रहे नकल करना, बिल्कुल अनुकरण करना नकल करना होता है, लेकिन अनुसरण करना एक अलग चीज होती है। अनुसरण, इसका उत्तर देते रहिए आप। अनुसरण एक अलग चीज होती है, अनुसरण। अनुसरण और अनुकरण ये दो चीज है, ये दो चीज है। इसका तो मतलब होता है नकल करना, नकल। इसका भी होता है नकल, लेकिन जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे तो उसी की नकल करना। ठीक है, तो वो होता है अनुसरण करना, जो बढ़िया लगे उसका अनुसरण करो। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, जिसने 1 चुना उसका सही उत्तर सुनना तथा पढ़ना, ये अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है। पक्ष पूछा है इसमें, ध्यान में रखना, अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष पूछा है, केवल वगैरह नहीं पूछा, इसमें पक्ष पूछा। 2 पक्ष है, एक तो अधिकरण का और एक अभिव्यक्ति का, 2 पक्ष बताए गए इसके, तो उसमें सुनना और पढ़ना दोनों है। ठीक है,
चलो अगला है, काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल नहीं है। काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल नहीं है, कौन सी? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या राग? चलो बताओ जल्दी से। काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल नहीं है, कौन सा नहीं है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना या राग? ये जो शब्द शक्ति होती है ना, वो देखो इसका क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका, बताओ जल्दी से। मीरा कुमारी जी बता रहे हैं डी, धर्मेंद्र जी बता रहे हैं डी, उमा कुमारी जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 और फाकिर मोहम्मद जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 4। जी बिल्कुल, देखो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसका कोई संबंध नहीं है कला पक्ष से, काव्य के कला पक्ष से राग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। चलो अगला प्रश्न है, कविता की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? जो कविता है उसकी विशेषता नहीं है। लो भाई देखो, लाइक करने में कंजूसी करते हैं। चलो भगवान आपका भला करे। कविता की विशेषता नहीं है, कविता एक प्रबल अनुभूति है। कविता में लय, ताल और संगीत होता है। या कविता निरस होती है, या कविता जीवन का समन्वित रूप है। तो कविता की विशेषता नहीं है, और ये तो आपको दिख भी रही है। ठीक है, जी बिल्कुल। चलो देखो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? 3 राइट होगा। कविता निरस होती है, ये कोई कविता की विशेषता नहीं है। ठीक है, और कविता एक प्रबल अनुभूति है। कविता में लय, ताल, संगीत शब्द होता है। कविता जीवन का सम्मिलित रूप है। कविता इस प्रकार की है जिसको बिना कोई वाद्य यंत्र के द्वारा गाया जा सकता है, और अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के लिए अपने 50% और 50 में से कितने सही हुए वो जरूर बताओ जल्दी से। और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और फिर जाते वक्त अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, और महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और पार्वती जी आपको सद्बुद्धि दें, एग्जाम के अंदर आपकी जो बुद्धि है उसको एकदम सक्रिय रखें, बाकी सभी लग जाएं। चलो चलो कंफ्यूज कौन से, जो पर्सन में आप कंफ्यूज है उसको एक बार थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, रो करके फिर समझिएगा, जो बात कही गई उसको भी समझिएगा, और रो करके देखिए उसको क्या वहां पर क्या पूछ रहा था और क्या अपन ने इसका उत्तर दे रहे थे। ठीक है जी, बिल्कुल डेली होती है क्लास, डेली चलती है। ओके, सोनू जी कह रहे हैं 45 सही हुई है। चलो ठीक है, कल फिर 50% लेकर के इसी प्रकार के गाजर का हलवा खा लो सर। आज थोड़ी है गाजर का हलवा, तो कल बनेगा। हाँ कल बनेगा। चलो ठीक है, ये 9:30 बजे से लगती है उमा जी, 9:30 बजे से। कई बार 10 भी बज जाते हैं, थोड़े से अगर लेट हो जाए तो 10 भी, लेकिन 9:30 10 के बीच में शुरू हो जाती है, ज्यादातर 9:30। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ पानी जी बिल्कुल गोपाल जी, पानी नहीं लाए, और पानी अब जाकर के पियेंगे, गला है वो बैठ गया है, खरा खरा होने लग गई। ठीक है, ओके चलो।